हेलो बच्चों। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन मतलब गति के नियम। मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट जब भी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करती है, मतलब एक टाइम पे ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन पे थी और अगले ही टाइम या अगले ही कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, तो ऐसी स्थिति हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट आपकी मोशन में। फिजिक्स में एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जो इस तरह की ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए डेडिकेटेड है। आज की क्लास में हम उस ब्रांच में से स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे, लॉज ऑफ मोशन। वैसे तो ये लॉज न्यूटन ने डिराइव किए हैं, सभी जानते हैं कि न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए हैं जिनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। बट इन लॉज को समझने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, कैसे हम न्यूटन के लॉज तक पहुंचे, इससे पहले किन लोगों ने मोशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और कहाँ पे आके वो फेल हो गए, या फिर उन्होंने क्या आइडिया आगे के लिए प्रपोज किया। तो शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो जो हमारी कहानी है वो शुरू होती है एरिस्टोटल से। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने मोशन को अपने हिसाब से एक एक्सप्लेनेशन दी, आप कह सकते हो एक सेंटेंस, जिसको फैलेसी बाद में कहा गया। फैलेसी का मतलब भ्रम, क्योंकि वो बाद में जाके गलत प्रूव हुआ। उनका एक मानना था, उनका मत ये था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। उनका कहना ये था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में रखना चाहते हो तो उस पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स हमेशा ही लगनी चाहिए। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उसका जो कारण है वो उस पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं करेगी। पहली बार में देखने से ये सेंटेंस ठीक लगता है कि ठीक है यार, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को मोशन फोर्स नहीं लगाया है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट को मूव करके रखना है तो उसको फोर्स लगाए रखना पड़ेगा। बट गैलीलियो ने इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए, और वहां से ये पता चला कि जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो उन्होंने कुछ ऐसे अरेंजमेंट में देखा, इनको इंक्लाइंड प्लेन्स कहते हैं। इसको आप कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, या कोई सपोज करते हैं कोई बॉल है। जब इस तरह के प्लेन में आप बॉल को रखोगे, गैलीलियो ने रखा, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगाई, सिर्फ बॉल को रिलीज किया, तो बॉल इस प्लेन की शेप की वजह से खुद ब खुद नीचे आएगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो मोशन है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, बट ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट हो रहा है। कहने का मतलब जो इसकी यहाँ पे जो इसके पास मोशन था, जो यहाँ पे इसके पास नीचे जाके अब होगा, उससे कहीं ज्यादा होगा, यानी इसकी गति कहीं ज्यादा होगी। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्स में करके देखें तो इस ऑब्जेक्ट को, यानी इस बॉल को अगर आप इस तरह के प्लेन में ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, जैसे गैलीलियो ने किया, तो उन्होंने देखा कि अब मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है, और ये देखा कि इसकी जो गति है ऊपर के जाते वक्त रुक रही है, कम हो रही है, रिटार्ड हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं रह रहा है। थर्ड, जबकि सिंपल प्लेन पर उन्होंने देखा कि जब तक हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई है तब तक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, और जैसे ही उस पे लगने वाली फोर्स का इफेक्ट खत्म हो रहा है, आपकी बॉल रुक रही है। पर उन्होंने इसके रुकने का रीजन ये बताया कि जब बॉल है वो इस सरफेस या कोई भी जिस प्लेन के ऊपर वो मूव कर रहा है उसके ऊपर घर्षण यानी कि फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से बॉल रुकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें उस, अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं होनी थी। अगर फ्रिक्शन नहीं होता सरफेस में तो हमें किसी भी तरह की फोर्स की जरूरत नहीं होनी थी मोशन में बनाए रखने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक और शेप बताई, इस तरह की शेप। अगर आप यहाँ से किसी भी बॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे इस तरह की शेप में, तो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद यहाँ से मूव करते हुए सेकंड हाफ में उतना ही ऊपर निकल जाएगी। अगर इस प्लेन को नीचे करेंगे तो यहाँ से क्रॉस भी हो सकता है। तो इस जर्नी के दौरान इसको किसी भी तरह की एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी अपने मोशन के लिए। तो यहाँ से चीज क्लियरली समझ आ रही है और एक्सपेरिमेंटली प्रूव होती है कि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा ही मोशन के लिए जरूरी नहीं होती। और ऊपर से अगर हमारे पास फ्रिक्शन खत्म कर दें, हम फ्रिक्शन किस तरह से रिड्यूस कर दें, तब ऑब्जेक्ट लगातार ही उस मोशन पे बनी रह सकती है, तब उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। रुकने का उसका एकमात्र जो कारण है वो है फ्रिक्शन, सरफेस के साथ उसका कांटेक्ट। तो इस तरह से ये जो फैलेसी थी न्यूटन की, सॉरी एरिस्टोटल की, वो गलत साबित होगी गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से। तो वहां से हमने फिर मोशन को एक नए तरीके से देखना शुरू किया जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ था। तो वहां से जो भी चीज स्टेटमेंट है फिजिक्स में,
उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का एक नया रीत शुरू होगी, एक तरह कह सकते हो आप। तो बट एरिस्टोटल अपने गैलीलियो ने इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे एक नई टर्म इन्वेंट की, उनका नाम दिया उन्होंने इनर्शिया। इनर्शिया को उन्होंने डिफाइन किया इस तरह से कि इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज। ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में, उसके पास अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है कि जिस स्टेट में वो है वो उसी स्टेट में बना रहना चाहता है। इनर्शिया में एक हिंदी वर्ड यूज होता है जड़त्व। जड़त्व का मतलब अपनी जड़ से जुड़ा रहना, मतलब जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो उसको ही मेंटेन करेगा। इसी के बेसिस पे उन्होंने इनर्शिया को तीन तरह से क्लासिफाई किया: इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू मोशन और इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। रेस्ट का मतलब है, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट पे, तो वो रेस्ट पे ही बना रहना चाहती है। अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसके पास कोई गति नहीं है, यानी कि इसकी वेलोसिटी अगर जीरो है, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक इसी पोजीशन को मेंटेन करके रहेगी, क्योंकि ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है रेस्ट में रहना। वैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तो वो अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से मोशन में ही रहना चाहती है, प्रोवाइडेड कि उसको रोकने वाला कोई ना हो। इन केसेस में रोकने वाला जो विलन है वो है फ्रिक्शन, है ना, उसको रोक देगा, तभी वो अपने मोशन को रोकेगा। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन ना हो, जहां वैक्यूम की बात करते हैं, या कोई ऐसी जगह जहां पर इस फ्रिक्शन को किसी तरह से लुब्रिकेंट की हेल्प से या सरफेस को इतना स्मूथली फिनिश कर दिया जाए कि ये फ्रिक्शन कम से कम हो, तो ये ऑब्जेक्ट लगातार ही मोशन को मेंटेन करके रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये है उसकी इनर्शिया ड्यू टू मोशन। थर्ड आता है इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है, तो वो अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी, प्रोवाइडेड कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। इसका एग्जांपल हम अगर कोई ड्राइविंग करता है, तो उसको जब किसी भी कर्व के अराउंड मूव करना होता है, तो जो आपकी गाड़ी है वो कर्व के अराउंड उसको उसको स्टीयरिंग की हेल्प से मूव कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्व के दौरान क्या है, ऑब्जेक्ट अगर सीधे डायरेक्शन में है तो अपनी डायरेक्शन की वजह से सीधे डायरेक्शन में जाना चाहती है, बट रोड में कर्व आ गया है, तो आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। कहने का मतलब है उसकी इनर्शिया को चेंज करना पड़ेगा, जो उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में बन रही थी। इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन की इनर्शिया की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता था, बट आपने उसको एक स्टीयरिंग की हेल्प से एक नई डायरेक्शन दे दी, अब उसकी डायरेक्शन चेंज। तो ये तीन तरह के इनर्शिया थे, और इन्हीं इनर्शियाज के बेसिस पे गैलीलियो ने एक लॉ बताया। इनर्शिया एक लॉ है कि अ बॉडी does not change its state of rest or uniform motion unless an external force compels it to change that state। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, अगर यूनिफॉर्म मोशन पे, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। यहाँ तक गैलीलियो की बात खत्म होती है। न्यूटन ने गैलीलियो के इसी एंड पॉइंट को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, और इसी लॉ ऑफ इनर्शिया को फोर्स को डिफाइन करने के लिए यूज किया, और अपना पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया को ही बेस बना के बनाया, दिया अपना लॉ, और उसको एक प्रॉपर मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट किया। और यहाँ से उन्होंने फोर्स की टर्म को क्वाइन किया कि फोर्स क्या होती है, और इसी इनर्शिया की डेफिनेशन को आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट फर्स्ट लॉ ऐसा ही है। तो यहाँ से हमारे पास न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन का एक आधार बन गया, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ से हम तीन लॉज का बेस, पहले पहला लॉ, फिर सेकंड लॉ, और न्यूटन के तीसरे लॉ की बात करेंगे, जो कि स्टार्टिंग कहाँ से है, गैलीलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको नोट कर लीजिए। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। देखो, हमने पीछे लॉज ऑफ इनर्शिया को समझ लिया, इनर्शिया के टाइप को समझ लिया, तो उन लॉज ने क्या बना दिया, इन लॉज, न्यूटन के तीन लॉज के लिए बेस बना दिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, जो हमारे इनर्शिया, जहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया खत्म हुआ था, उसी को ही कंटिन्यू करता है। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो कंटिन्यू उस मोशन या उस पोजीशन को बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसने क्या बताया कि अगर ऑब्जेक्ट
को अपनी करंट पोजीशन से चेंज करना है तो उसे कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी, बाहरी तरह का जो पुश या पुल है, कुछ जरूरत होगी ऐसी जो उसकी पोजीशन को चेंज कर पाए। और न्यूटन ने उसी बाहरी एजेंसी या बाहरी पुश या पुल को क्या नाम दिया? फोर्स का नाम दिया। तो फर्स्ट लॉ ने क्या हमारे लिए कर दिया? फोर्स एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी कि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए एक नए तरह के पुश या पुल की जरूरत होगी, उसको नाम देंगे हम फोर्स। तो न्यूटन ने इस पुश या पुल या एक्सटर्नल एजेंसी को नाम दिया फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ने हमारे लिए फोर्स को डिफाइन किया एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी जो पुश या पुल की फॉर्म में हो सकती है और जो क्या करेगी? आपकी ऑब्जेक्ट की जो करंट पोजीशन है उसको चेंज करने की कोशिश करेगी या तो चेंज कर देगी। ये तो फर्स्ट लॉ की बात होगी। फिर बात आती है कि एक्सटर्नल एजेंसी कितनी होगी, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे और जब इसको अप्लाई करेंगे तो उसका क्या मैग्नीट्यूड रहेगा। तो उसको हमने सेकंड लॉ में एक्सप्लेन किया। जो भी एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगेगी, जो भी उस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके मोमेंटम के चेंज के बराबर, यानी कि dp/dt। एक डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे p आपके लिए टर्म है, p एक लीनियर मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। लीनियर मोमेंटम क्या होता था कि ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन से प्रेजेंट है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अलाउंग, और उसको निकाला कैसे जाता है मैथमेटिकली? मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट से। तो न्यूटन ने कहा कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितनी फोर्स बढ़ेगी उतना ही उसमें मोमेंटम का चेंज बढ़ेगा। मोमेंटम मतलब उतना ही उसका मोशन चेंज होगा। फोर्स ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, यानी कि मोशन ज्यादा चेंज होगा। अगर फोर्स कम होगी तो मोमेंटम कम चेंज होगा और आपका ऑब्जेक्ट कम स्पीड से मूव करेगा। अब इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा कर लेते हैं। d dt ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। p की वैल्यू हमने mv सब्स्टिट्यूट कर दी। m आपका कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं की जा सकती है और m डिफरेंशिएशन से बाहर आते हुए सिर्फ डिफरेंशिएशन होगी dv/dt। अब ये जो टर्म है इट इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना। और इस तरह की क्वांटिटी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। तो जो सेकंड लॉ का रिजल्ट निकल के आता है, एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगी? m into a, यानी कि फोर्स अगर आपको निकालनी है तो आपको दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए। एक, आपको ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए और दूसरा, उस पे लगने वाली फोर्स ने उसे कितना एक्सेलरेट किया। और इन दोनों के प्रोडक्ट से आपको टोटल एक्सटर्नल फोर्स निकालने को हो जाएगी। तो सेकंड लॉ ने हमें क्या बताया? क्वांटिफाई कर दिया एक तरह से फोर्स को, कि फोर्स के मेजरमेंट करने का एक तरीका बता दिया कि कितनी फोर्स लगेगी और कितना उसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही बेसिक फाउंडेशन बन गया आगे जाके पूरे के पूरे मैकेनिक्स में। जहां भी फोर्स है तो हमें दो चीजें देखनी है, मास और एक्सेलरेशन। उनके प्रोडक्ट से आपको फोर्स को कैलकुलेट करने में हेल्प हो जाएगी और आप एक्सटर्नल फोर्स को निकाल सकते हो। तो अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसने किया क्या? हमने फोर्स को इससे कैलकुलेट करना सीखा। सिंपल सा याद रखने का कॉन्सेप्ट है, फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स लगेगी तो आपको अपनी माँ की याद आएगी। माँ की याद करते हुए फोर्स के फॉर्मूले को याद रखोगे आप, फोर्स इज इक्वल टू ma। फिर थर्ड लॉ की बात आती है। सेकंड लॉ के बाद थर्ड, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी लोग थर्ड लॉ को मानते हैं। थर्ड लॉ में एक सिंपल सी चीज बताई कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो फोर्स का नेचर कैसा होगा। देखो इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी है। थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन, इसके ब्रैकेट में फोर्स लिख रहा हूं क्योंकि एक्शन भी किस फॉर्म में होगा? फोर्स की फॉर्म में होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। कहने का मतलब है जितने भी आप एक्शन करोगे नेचर में कुछ ऐसी सेटिंग है कि हर एक एक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको उतना ही रिएक्शन मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या मतलब? जैसे जैसे कि आप इस बोर्ड को हिट करते हो
तो जिस फोर्स से आप इस बोर्ड को हिट करते हो तो आपके हाथ में भी उसी फोर्स से बोर्ड वापस हिट करेगा, मतलब वापस फोर्स लगेगी और वो इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, बट उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ होगी। आपने हिट किया अंदर की तरफ, बोर्ड ने बाहर की तरफ हिट किया। तो नेचर में जितनी भी फोर्सेस है, जहां भी फोर्स लगाई जाएगी उसके साथ ये लॉ हमेशा ही कंटिन्यू होगा। अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसका रिएक्शन तुरंत उसी वक्त आपको मिल जाएगा, उसमें कोई टाइम लगेगा कि अगर आपने फोर्स यहाँ लगी तो चोट आपको कल लगेगी, चोट आपको उसी वक्त लगेगी और तुरंत होगा। ये दोनों इंस्टेंटेनियस होते हैं, जैसे आप एक्शन लगाओगे वैसे ही आपको रिएक्शन मिलेगा। थर्ड प्रोसेस समझ आया हमें कि नेचर ऑफ फोर्स कैसा है, वो इक्वल और ऑपोजिट नेचर का है। और फोर्सेस कैसी होती है, दे ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर। फोर्स कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो हमेशा ही पेयर्स में आएगा, या फिर पेयर कह सकते हो आप। पेयर्स तो क्या पेयर, हर एक एक्शन के साथ उसका रिएक्शन जुड़ा ही होगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमेशा ही उसके साथ रहेगा। अगर आपको मैथमेटिकली इसकी सिंपल से स्टेटमेंट बताई जाती है जो बुक्स में, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पे दूसरी फोर्स लग रही है, दो ऑब्जेक्ट्स है, पहले ऑब्जेक्ट पे दूसरे का जो फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। दूसरे पे लगने वाली फोर्स पहले से ऑपोजिट होगी, है ना। तो ये न्यूटन के तीन लॉस थे। पहले लॉ ने हमारे लिए फोर्स को डिफाइन किया, दूसरे लॉ ने हमें फोर्स की मेजरमेंट बताई, मेजर द फोर्स। और तीसरे लॉ ने हमें क्या बताया, फोर्स का नेचर बताया कि नेचर कैसा होगा फोर्स का, नेचर ऑफ फोर्स। तो ये न्यूटन के तीन लॉज हैं जिन्होंने मैकेनिक्स का बेस बनाया। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉ माना जाता है वो सेकंड लॉ माना जाता है, इसको रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, क्योंकि इससे आपने एक्चुअल में फोर्स को कैलकुलेट करना सीखा। बाकी दो जो लॉ है, एक ने डेफिनेशन दी, एक ने नेचर बताया, वो फोर्स पे ही डिपेंडेंट है या फोर्स को स्टार्ट करने वाले लॉज। सेकंड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, और आप डेली लाइफ में भी फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू mv। वैसे तो इन सभी लॉज के अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस भी हैं। आज के लिए हम अपनी क्लास को ही क्लोज करते हैं, अगली क्लासेस में हम देखेंगे इन लॉज की क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, किसी तरह का डाउट है, कोई सजेशन है तो आप नीचे लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।